मैं एक तरफा प्यार में हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 10वीं क्लास में था। स्कूल के कॉरिडोर में मेरी पहली बार हाईसोल कॉन्ग से टक्कर हुई थी। टक्कर लगते ही मैंने घबराकर उससे माफी मांगी, लेकिन उसने बड़ी शांति से कहा कि कोई बात नहीं। तभी उसके कुछ दोस्त उसे बुलाने आ गए और आसपास के बच्चे भी उसे देखकर बातें करने लगे। सब उसके बारे में ही बात कर रहे थे। उसी पल मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। समय बीत गया और अब हम 11वीं क्लास में आ चुके थे। किस्मत से हम दोनों एक ही क्लास में थे। मुझे लगा था कि एक ही क्लास में होने की वजह से हम धीरे धीरे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हाईस्कूल इतनी पॉपुलर थी कि उसके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मुझे कभी उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब अप्रैल का महीना भी आ चुका था। दोस्ती करना तो दूर, मैं आज तक उसे एक साधारण सा हाय भी नहीं बोल पाया था। फिर भी मैं खुश था, क्योंकि कम से कम मैं उसे हर दिन देख तो सकता था। तभी मेरा दोस्त जुनहियों पीछे से आया और मेरी गर्दन पकड़ते हुए मजाक उड़ाने लगा कि मैं फिर से हाईस्कूल को घूर रहा हूँ। मैंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार मेरा मजाक बनाता रहा। वो पूछने लगा कि आखिर मुझे हाईसोल इतनी पसंद क्यों है। मैंने तुरंत उसका मुंह दबा दिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हाईसोल हमारी बातें न सुन ले। तब जुनहियोक ने कहा कि इस स्कूल में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे हाईसोल पर क्रश है। लगभग हर कोई उसे पसंद करता है, और सच कहूँ तो उसकी बात बिल्कुल सही थी। इस स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट्स हाईसोल को पसंद करते थे। वजह भी साफ थी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खेलों में भी कई लड़कों से बेहतर थी। उसका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था, और उसका अंदाज बहुत ही कूल और स्टाइलिश था। इन सबके अलावा वो दिखने में भी बेहद हैंडसम थी। मैं अपनी बेंच पर सिर रखकर बस यही सोचता रहता था कि काश मैं उससे बात कर पाता। जुनैयोक को यह जानकर भी हैरानी हुई कि अप्रैल आ जाने के बाद भी मैंने उससे एक बार भी बात नहीं की थी, लेकिन मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उस दिन आसमान को देखकर लग रहा था कि जल्द ही बारिश होने वाली है, और कुछ देर बाद सचमुच बारिश शुरू हो गई। मैं स्कूल के गेट पर खड़ा था और खुद को कोस रहा था, क्योंकि मैं छाता लाना भूल गया था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। किसी ने पूछा कि क्या मेरे पास छाता नहीं है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मेरे सामने हाईसोल खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हकलाते हुए जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास छाता नहीं है। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वो हूँ। ये सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसे मेरा नाम पता था। मैंने जल्दी से कहा कि वो मुझे योनवू कह सकती है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में उससे बात कर रहा हूँ। हाइसोल ने कहा कि आखिर हम दोनों एक ही क्लास में हैं। फिर उसने अपना छाता मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि मैं उसका छाता इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका छाता मेरे हाथों में था। मैंने उससे पूछा कि अगर वो मुझे छाता दे देगी तो खुद कैसे जाएगी। उसने बताया कि वो अपनी दोस्त के साथ जा रही है, इसलिए कोई समस्या नहीं है, और मैं अगले दिन उसे छाता लौटा सकता हूँ। मैं राहत की सांस लेने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिरकार मुझे उससे बात करने का मौका मिला है। वो मेरे साथ इतनी अच्छी तरह पेश आ रही है और मुझे अपना छाता भी दे रही है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसे आवाज़ दी। जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी, तभी उसकी दोस्त वहां पहुंच गई। उसने हायसोल से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे आने में देर हो गई थी। दोनों बातें करने लगीं। फिर उसकी दोस्त ने मुझे देखकर कहा कि मैं अभी तक वहीं खड़ा हूँ। उसने कुछ देर पहले जुनह्योक को जाते हुए देखा था। इसके बाद हायसोल ने अपना गुलाबी छाता खोला और मुस्कुराते हुए कहा कि तेज बारिश शुरू होने से पहले जल्दी घर चले जाना चाहिए। उसने कहा कि कल मिलते हैं। इसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ चली गई। मैं बस वहीं खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। मेरे मुंह से बहुत मुश्किल से सिर्फ इतना निकला, थैंक यू। लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। मैं खुद पर गुस्सा करने लगा। आखिर एक साधारण सा धन्यवाद कहना भी मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों था। मैं खुद को बेवकूफ महसूस कर रहा था, और मेरे आसपास सिर्फ बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह जब मैं जुनहियों के साथ स्कूल जा रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कल हाईसोल से छाता उधार लिया था। मैंने धीरे से हाँ में जवाब दिया। वो मेरा चेहरा देखकर चौंक गया और बोला कि आज मैं बिल्कुल मरे हुए इंसान जैसा लग रहा हूँ। उसने पूछा कि क्या मैं रात को बिल्कुल नहीं सोया। मेरी आंखें अंदर धंस चुकी थीं। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा कि हाँ, मैं नहीं सोया। उसने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। मैं हकबकाते हुए और अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोला कि मैं बहुत नर्वस था। मैं पूरी रात बस यही सोचता रह गया कि उसे ये छाता वापस कैसे करूंगा, और सोचते सोचते सुबह हो गई। जुनह्योक ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है, सीधे जाओ, थैंक यू बोलो और छाता वापस दे दो। मैंने मायूस होकर कहा कि मेरे लिए यही तो सबसे मुश्किल काम है। वो ब्रेड खाते हुए बोला कि मुझे हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचना बंद करना होगा। फिर उसने पूछा कि मुझे पता है ना कि मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं, और क्या मैंने कुछ पढ़ाई की है। मैं एकदम चौंक गया और बोला कि ओ शिट, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। सिर्फ 10 दिन बचे हैं। उसने सुझाव दिया कि इस वीकेंड हम लाइब्रेरी चलें। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने उसे याद दिलाया कि एग्जाम्स के ठीक बाद हम स्कूल की तरफ से अम्यूजमेंट पार्क के फील्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं। जुनैयोक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और उसने कहा कि उसके दिमाग में एक बहुत ही कड़क आइडिया आया है। मैं तुरंत चिल्लाया कि क्या। वो फुसफुसाते हुए मेरे करीब आया। मैंने घबराकर कहा कि क्या उसे सच में लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ट्रिप के दौरान हाईसोल को अपने साथ घूमने के लिए पूछ पाऊंगा। मैंने कहा कि इस छाते को वापस करने की बात सोचकर ही मेरे दिमाग का दही हो रहा है। उसने मुझे शांत कराते हुए कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। मैंने कहा कि उसके साथ घूमने के लिए पहले से ही बहुत सारे लोग तैयार होंगे। उसने माना कि हाँ, बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर मैं हमेशा ऐसे ही डरपोक बना रहूंगा
तो मैं कभी हाईसोल का दोस्त नहीं बन पाऊंगा। उसने कहा कि मुझे अपने इस डर के खोल से बाहर आना होगा। फिर उसने थम्स अप दिखाते हुए विंक किया और कहा कि अगर हाईसोल ने मना भी कर दिया तो कम से कम उसे ये तो पता चलेगा कि मेरी जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। मैं रोतलू सा मुंह बनाकर घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं तो ठीक से हेलो तक नहीं कह पाता। तब जुनियोक ने गुस्से में मेरा कॉलर पकड़ लिया और बोला कि धत तेरे की, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मेरे हाथ में छाता दिया और साथ में याकुल्ट का एक पूरा पैक भी थमा दिया। मैंने झिझकते हुए पूछा कि क्या ये याकुल्ट देना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। उसने मुझे धक्का देते हुए कहा कि ये 1000 वॉन से भी कम का आता है, ज्यादा मत सोच और बस जा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे कदम वहीं थम गए। मैंने छाते को जोर से भींचा लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैंने हार मानते हुए कहा कि मुझसे नहीं होगा। जुनैयोक ने मुझे ढांढस बंधाया और कहा कि कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन बाकी है। वो पूरे दिन में कभी न कभी तो अकेली होगी ही। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पूरे दिन जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता कोई ना कोई लड़की आकर उसका हाथ पकड़ लेती। कोई उसे स्नैक शॉप चलने के लिए पूछती तो कोई लाइब्रेरी जाने के लिए। मैं बस दूर दीवार के पीछे से मुंह लटकाए उन्हें देखता रह जाता। देखते ही देखते स्कूल खत्म हो गया और छुट्टी की घंटी बज गई। मैं आज पूरे दिन उसके करीब तक नहीं जा पाया। क्लास में अपना बैग समेटते हुए मैं खुद को कोस रहा था। मुझे लग रहा था कि इसी वजह से मैं पहले दिन के बाद उससे दोबारा बात नहीं कर पाया और अब मुझे अपनी इस पर्सनैलिटी से चिढ़ होने लगी थी। मैंने मायूस होकर जुनैयोक से माफी मांगी और कहा कि उसने मेरी मदद करने की इतनी कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ही डरपोक निकला। उसने मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि कोई बात नहीं। उसे पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन इस बार वो इस प्लान को कामयाब बनाकर ही रहेगा। जुनैयोक ने मुझे क्लास के बाहर से गले लगाया और कहा कि वो बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर पहरा देगा। जैसे ही क्लास से सब चले जाएंगे मैं अंदर जाकर हाईसोल को छाता वापस दे दूं। मैंने जोश में सिर हिलाया और हामी भर दी। मैं मन ही मन खुद को समझा रहा था कि मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि जुनैयोक मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा था। मैं अपना बैग खींचते हुए क्लास के अंदर गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मैं खुद सोच रहा था कि मैं इतना नर्वस क्यों हूं। तभी किस्मत ने पलटी मारी। हाईसोल की दोस्त नारी ने उससे कहा कि वो पीने का पानी लेने जा रही है क्योंकि उसे प्यास लगी है। हाईसोल ने उसे धन्यवाद कहा। जैसे ही नारी बाहर जाने के लिए मुड़ी, कॉरिडोर में खड़े जुनैयोक ने उसे देख लिया। उसने नारी को रोककर चुप रहने का इशारा किया। नारी ने धीरे से फोन पर हाईसोल को टेक्स्ट किया कि उसे मेन ऑफिस जाना है और वो बाहर इंतजार करेगी। अब क्लास में सिर्फ मैं और हाईसोल थे। जैसे ही वो अपनी बेंच से उठने लगी मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैंने झुककर कांपते हाथों से छाता और याकुल्ट उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि कल के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हाईसोल ने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि कोई बात नहीं। फिर याकुल्ट को देखकर उसने पूछा कि क्या ये भी उसके लिए है। मैंने चेहरा लाल करते हुए कहा कि हाँ, और फिर रुक गया। बाहर खिड़की से जुनैयोक और नारी मुझे देख रहे थे और जुनैयोक मन ही मन चिल्ला रहा था कि बोल दे भाई, बोल दे। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, आंखें बंद की और आखिरकार बोल ही दिया कि अगर उसे कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम फील्ड ट्रिप पर साथ में घूम सकते हैं। क्लास में सन्नाटा छा गया। हाईसोल ने बिना किसी इमोशन के ठंडे तरीके से जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि उसने पहले ही नारी से वादा किया है कि वो उसके साथ रहेगी। मेरा दिल टूटकर बिखर गया। माहौल बहुत ही अजीब हो गया था। मैंने सिर झुकाकर कहा कि अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। शर्म और दुख के मारे मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। मैं जानता था कि वो मना कर देगी, लेकिन फिर भी दर्द तो होता है ना। मैं लगभग रोने ही वाला था कि तभी हाईसोल जाते जाते रुक गई। उसने पलटकर मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने पूछा कि क्या मेरा जुनैयोक के साथ झगड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया और कहा कि नहीं। तो उसने अपनी गहरी आंखों से मुझे घूरते हुए पूछा कि फिर मैं उसके साथ क्यों घूमना चाहता हूँ। मैं गहरी कश्मकश में पड़ गया। मैं सोचने लगा कि अचानक जुनैयोक के बारे में क्यों बात कर रही है। अब मैं उसे हकलाते हुए कैसे बताऊं कि मैं उसके साथ इसलिए घूमना चाहता हूं क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। तभी हाईसोल एक कदम आगे बढ़ी और उसने जो कहा उसने क्लास के सारे पंखे और मेरे दिल की धड़कनें रोक दी। बहुत ही गंभीर होकर कहा कि उसे बस एक बात समझ नहीं आ रही। फिर उसने पूछा, तुम तो जुनैयोक को डेट कर रहे हो ना। और इसी सवाल के साथ माहौल पूरी तरह जम गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे मुंह से जोर से निकला कि छी, कितना घिनौना है। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि खिड़की के बाहर खड़े जुनैयोक और नारी भी चौंक गए। हाईसोल ने बहुत ही शांत और सीरियस होकर मुझसे कहा कि वो मेरी फीलिंग्स समझ सकती है। मैं पूरी तरह घबराकर अपने हाथ हिलाने लगा और बोला कि नहीं, वो ऐसा कैसे कह सकती है। जुनैयोक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों लड़के हैं। मैंने अपनी उंगलियां भींचते हुए आगे कहा कि मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ वो तो। लेकिन मैं मन ही मन रो रहा था क्योंकि मैं उसे कैसे बताऊं कि वो इंसान वही है। तभी हाईसोल ने अपनी आंखें बड़ी की और हैरान होकर मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा कि मैं वहीं फ्रीज हो गया। उसने पूछा, क्या ते तुम लड़की नहीं हो। उस पल जैसे दुनिया ही रुक गई। खिड़की के बाहर खड़ा जुनैयोक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। वो हंसते हंसते दोहरा हो रहा था और नारी भी अपनी हंसी दबा रही थी। हाईसोल ने अपना सिर खुजलाया और थोड़े अजीब तरीके से अपनी गलती मानते हुए कहा कि उसे लगा था मैं लड़की हूँ क्योंकि मेरा चेहरा बहुत छोटा है, मेरी आवाज बहुत पतली है और मैं बहुत रोतलू भी हूँ। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था।
मुझे लगा था कि वो मुझे एक लड़के के रूप में रिजेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ तो उसने मेरा जेंडर ही बदल दिया था। मैंने खुद से कहा कि अब इसके बारे में और नहीं सोचना है, वरना मैं रो पड़ूंगा। मैं बस यही चाहता था कि वो सब मुझे अकेला छोड़कर वहां से चले जाएं। तभी हिसोल ने शांति से कहा कि वो नारी से पूछेगी। उसने कहा कि अगर नारी इस बात के लिए तैयार है तो हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। मेरी सिसकियां बैंध चुकी थीं। मैंने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। सच में मुझे इस तरह देखकर हिसोल चौंक गई। क्या तुम रो रहे हो? मैंने घबराकर अपनी आंखें छिपाई। ना नहीं, मैंने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे। हिसोल नहीं चाहती थी कि अम्यूजमेंट पार्क में कोई भी कबाब में हड्डी बने, इसलिए उसने प्रस्ताव रखा, तो क्यों न हम चारों मिलकर बाहर घूमने चलें। और आखिरकार सब तय हो गया। शाम को जब हम स्कूल से घर लौट रहे थे, जून हियोक लगातार मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने झुंझलाकर कहा, हंसना बंद करो। पर वो कहाँ रुकने वाला था। उसने हंसते हुए मेरे गले में हाथ डाला और मजे लेने लगा। हालांकि मैं उसे मना कर रहा था, पर मन ही मन मैं सोच रहा था कि अगले दिन हमें क्या पहनना चाहिए। अगले दिन क्लास में सब ट्रिप को लेकर बेहद उत्साहित थे। मुझे झटका तो लगा था, पर मैं जानता था कि अगर मैं खुद को थोड़ा और बाहर लाने की कोशिश करूं तो शायद मैं भी एक दिन उसकी दोस्त बन पाऊंगा। अम्यूजमेंट पार्क पहुंचने से पहले ही मेरी हालत खराब थी। जून हियोक ने मेरी थकी हुई आंखों को देखकर भांप लिया कि मैं रात भर सोया नहीं हूं। उसने मुझे डांटते हुए मोशन सिकनेस की दवाई दी। वो हमेशा मेरी इस तरह देखभाल करता है जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूं। और बस में नारी भी हिसोल से हमारे इसी रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। बस के सफर के दौरान मैं खिड़की के पास गहरी नींद में सो गया। जब हमारी आंख खुली तो हम अम्यूजमेंट पार्क पहुंच चुके थे। नारी ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, योन वू, क्या तुम्हें अभी भी उल्टी जैसा महसूस हो रहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं अब ठीक हूं। हम सब राइड्स के बारे में चर्चा करने लगे। तभी जून हियुक ने कहा कि वो हॉन्टेड हाउस नहीं जाएगा क्योंकि उसे डर लगता है और डरावने सपने आते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक वहां जीनू नाम का एक लड़का आ गया। उसने आते ही सोल का हाथ पकड़ लिया। जीनू सीधा मेरे पास आया और मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। मैं डरकर पीछे हटा, पर वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम सच में बिल्कुल लड़की जैसे दिखते हो, और तुम्हारी पलकें भी कितनी लंबी हैं। और अपनी उस अजीब शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग यहाँ एक डबल डेट पर हो। डबल डेट? मैं बुरी तरह घबरा गया और शर्म के मारे अपने हाथ हवा में लहराते हुए चिल्लाया, पर मैंने खुद को संभालते हुए नारी से कहा, मैं उनके साथ घूमने के लिए तैयार हूँ। हिसोल ने जीनू की तरफ देखा और कहा, तो फिर चलो। मुझे भी कोई एतराज नहीं है जीनू, मुझे पता है कि अगर हम मना भी करेंगे तो भी तुम हमारे पीछे पीछे ही आओगे। सब तैयार हो गए और बातें करने लगे कि पहले किस राइड पर जाना चाहिए। जीनू ने हिसोल के कंधे पर हाथ रखा तो उसने झिझकते हुए कहा, मुझसे दूर हटो। पर जीनू तो जैसे अपनी ही धुन में था। मुझे सबकी वजह से बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने जून हियोक से कहा, मुझे माफ कर दो। जून हियोक ने मेरी तरफ देखा और बड़ी नरमी से बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हौसला बढ़ाया। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। उसने असहज होकर अपना सिर खुजलाया। हम सब रोलर कोस्टर की लंबी लाइन में लग गए। हमारे आसपास के लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। जब हम राइड पर बैठे तो जून हियोक ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा लैब बार ठीक से लॉक है? मैंने डरते हुए जवाब दिया, हाँ। और जैसे ही राइड शुरू हुई, चारों तरफ चीखें गूंज उठी। राइड्स के बाद हम सब स्नैक बार की तरफ गए। जीनू हिसोल से पूछ रहा था, तुम्हें चॉकलेट वाली चुरोस चाहिए ना? और जून हियोक कुछ खाते हुए आ रहा था। नारी स्टॉल पर कुछ देखकर उत्साहित हो गई, वाह कितना अच्छा है। इसके बाद हम सब लंच के लिए कैफे में बैठ गए। नारी ने मुझसे पूछा, यो नवू, क्या तुम भी लंच बॉक्स लेकर आए हो? मैंने झिझकते हुए हाँ कहा। जैसे ही मैंने अपना लंच बॉक्स खोला, नारी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, वाह, ये देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ये बिल्कुल असली खाने के मॉडल जैसा लग रहा है। क्या मुझे एक बाइट मिलेगी? नारी ने खुशी खुशी कहा कि जीनू उसका लंच बॉक्स भी ट्राई कर सकता है, पर जीनू ने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, मैं फूड पॉइजनिंग का शिकार नहीं होना चाहता। नारी चिढ़ गई, उफ, तुम कितने बुरे हो। और वो मजाक में जीनू को पीटने लगी। नारी ने मेरे लंच बॉक्स से एक रोल खाया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम दोनों अब लड़ना बंद करो और इसे चखो। उसने जबरदस्ती जीनू को भी खिलाया। खाना चखते ही जीनू भी हैरान रह गया। उसने कहा, वाह, ये सच में बहुत अच्छा है, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? ये तो किसी रेस्टोरेंट के खाने से भी बेहतर है। नारी ने मुझसे पूछा, यो नवू, क्या तुम कुकिंग क्लासेस जाते हो? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं, ये तो बस मेरा एक शौक है। ये सुनते ही जीनू ने चौंक कर कहा, तुम्हारा शौक कुकिंग है? तुम सच में बिल्कुल एक लड़की जैसे हो। नारी ने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात का समर्थन किया, ये तुम पर बहुत सूट करता है, मैं भी यही सोच रही थी। जीनू ने मजाक में नारी से कहा, और ये तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर भी है। नारी मुंह फुलाकर बस इतना ही कह पाई, उफ, मैं इस बात को झुठला नहीं सकती। तभी जीनू ने मुझसे एक और सवाल किया, तुम्हारा सरनेम येओन है ना? और नाम वू? तुम्हारा नाम और तुम्हारा चेहरा। उसने कहा, कितना अच्छा होता अगर तुम एक लड़की के रूप में पैदा हुए होते। कितनी अफसोस की बात है। ये सुनकर मुझसे वहां और नहीं बैठा गया, मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूं। जीनू ने पीछे से पूछा, क्या बहुत अर्जेंट है? तभी जून हियोक और हिसोल हाथों में ड्रिंक्स लेकर वहां पहुंचे। जून हियोक ने पूछा, यो नवू कहाँ गया? नारी ने जवाब दिया कि मैं वॉशरूम गया हूं। ये लंच बॉक्स किसका है? हिसोल ने कहा, वो यो नवू का है। जून हियोक उसे देखकर मुस्कुराया, अच्छा,
ये देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं वॉशरूम के शीशे के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, कोई बात नहीं, उनका इरादा बुरा नहीं था और न ही वे मुझे ठेस पहुंचाना चाहते थे। मैंने तय किया कि मुझे अब वापस टेबल पर लौट जाना चाहिए। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकला, सामने से आते लोगों के कदमों की आवाज आई। मैंने अचानक जमीन पर कुछ देखा। जमीन पर किसी का बटुआ गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया और आगे जा रहे एक शख्स को आवाज दी, रुको, सुनिए। वो आदमी भीड़ में आगे बढ़ता जा रहा था। मैं भीड़ को चीरते हुए उसके पीछे भागा। माफ कीजिएगा, सुनिए। आखिरकार मैं हाँफते हुए उसके पास पहुंचा और कहा, सुनिए, आपका बटुआ गिर गया था। वो आदमी रुका और उसने अजीब नजरों से मुझे देखा। फिर बोला, ये मेरा नहीं। मैं चौंक गया। उसने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, खोया पाया विभाग वहां सामने है। मैंने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और कहा, ओह ठीक है, धन्यवाद। मैं उस बटुए को जमा करने के लिए खोया पाया विभाग की तरफ चल पड़ा। जब मैं वहां से वापस लौट रहा था, मुझे जून हियोग को फोन करके बता देना चाहिए। मैंने तुरंत अपनी जेबें टटोलना शुरू किया। मैंने अपनी जैकेट को पूरी तरह झाड़ कर देखा, पर जेबें खाली थीं। मेरी धड़कनें थमसी गईं। मैंने घबराकर सोचा, मेरे पास मेरा फोन नहीं है। क्या मैं उसे वॉशरूम में ही भूल आया या फिर वो रास्ते में कहीं गिर गया? मैं बुरी तरह डर गया। अब मैं जून हियोग को कैसे कॉल करूंगा? क्या मुझे पहले उस कैफे में वापस जाना चाहिए? पर 1 घंटा हो चुका है। क्या वे सब अभी भी वहां होंगे? मेरे दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत ही खराब है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, एक्सक्यूज मी। मैं चौंक कर पीछे पलटा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा चेहरा डर और रोने की वजह से लाल हो चुका था। जब मैंने सामने देखा तो वहां 2 अनजान और अजनबी लड़के खड़े थे जो मुझे ही घूर रहे थे। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। आधा घंटा बीत चुका था और जुनैयो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि उसे फोन करके पूछूं, लेकिन तभी ध्यान आया कि उसका फोन तो यहीं छूट गया है। मुझे चिंता होने लगी, इसलिए मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। सबसे पहले पास के शौचालय में गया, क्योंकि आसपास वही एक जगह थी जहां वो हो सकता था। मैंने उसे कई बार पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर निकलने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। सब लोग पूछ रहे थे कि क्या मैंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। भारी कदमों से चलते हुए मैंने तय किया कि चाहे जो हो जाए, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। बाकी लोग मुझे समझाने लगे कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है और शायद थोड़ी देर बाद खुद ही मिल जाएगा। लेकिन मेरे मन की बेचैनी कम नहीं हुई। समय तेजी से बीत रहा था और वापस लौटने का समय भी करीब आ रहा था। नारी भी उसे ढूंढने जाना चाहती थी। उसने कहा कि अगर सब मिलकर खोजेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और वो भी उसकी चिंता कर रही है। आखिर सब लोग अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने निकल पड़े। मैं अकेला खड़ा सोचने लगा कि यह सब कितना अजीब है। ऐसा व्यवहार उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। शायद वो रास्ता भटक गया हो, लेकिन वो तो उच्च विद्यालय का छात्र था और यहाँ कई बार आ चुका था। फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि खोए हुए बच्चों के केंद्र में जाकर घोषणा करवाई जाए। मैंने दूसरों से कहा कि वे वहीं रुकें, क्योंकि अगर वो वापस आया तो किसी का वहां होना जरूरी था। मैं खुद केंद्र की ओर चल पड़ा और एक कर्मचारी से बात करने की कोशिश की। उधर जुनैयोक बिल्कुल अलग मुसीबत में फंसा हुआ था। एक युवक ने उसे लड़की समझ लिया था। वो उसे घूरता रहा और फिर उसके पास आकर बोला कि वो बहुत प्यारी है और काफी देर से उसे देख रहा है। इसके बाद उसने उसका नंबर मांग लिया। जुनैयोक घबरा गया। उसने बहाना बनाया कि उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उस आदमी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि उसने उसे काफी देर से अकेले घूमते हुए देखा है। वो लगातार उसका नंबर मांगता रहा और कहता रहा कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। जुनैयोक की हालत खराब हो गई। वो सच बताने ही वाला था कि वो लड़का नहीं, बल्कि तभी मैं वहां पहुंच गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और ऊंची आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने बिना समय गवाए कहा कि हमें तुरंत शिक्षकों से मिलने जाना है। इतना सुनते ही वो आदमी पीछे हट गया और हम वहां से निकल आए। पीछे से वो आदमी शर्मिंदा होकर बड़बड़ाता रहा कि उसने पहले ही क्यों नहीं बताया कि उसका कोई प्रेमी है, और ये भी कि मैं कितना विशाल दिखता हूँ। जब हम वापस लौट रहे थे तो मैं अभी भी गुस्से और चिंता से भरा हुआ था। मैंने उसे डांटते हुए पूछा कि वो आखिर था कहाँ। वो रोने लगा और बोला कि वो खोए हुए बच्चों के केंद्र की तरफ जा रहा था। उसकी हालत देखकर मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। वो लगातार माफी मांग रहा था और रो रहा था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो हिचकियों के बीच केवल इतना कह पाया कि उसका बटुआ खो गया। फिर उसने बताया कि उसका फोन भी गायब हो गया। मैंने तुरंत उसका फोन निकाल कर दिखाया और कहा कि वो खोया नहीं है, बल्कि मेज पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा देखकर मुझे राहत मिली। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि हैसोल हमारे साथ उसका इंतजार कर रही है। क्या वो सच में उसके सामने ऐसे रोते हुए जाना चाहता है? ये सुनते ही उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाल लिया। हम दोनों तेजी से वापस दौड़े। दूर से नारी ने उसे देखते ही पुकारा और भागकर उसके पास आ गई। उसने चिंता भरी आवाज में पूछा कि वो कहाँ था। मैं समझा सकता था कि वो केवल उस बटुए के असली मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसे रास्ते में मिला था। वो बार बार माफी मांग रहा था और कह रहा था कि उसने सबका समय बर्बाद कर दिया। मैंने उसे समझाया कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबने खुद रुकने का फैसला किया था। तभी मुझे याद आया कि वो एक और चीज भी पीछे छोड़ गया था। मैंने उसे वो गुड़िया लौटाई जो मैंने मशीन से निकाल कर उसे दी थी। उसे देखते ही वो चौंक गया। उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और धीमी आवाज में धन्यवाद कहा। मैंने उससे कहा कि आज ही आखिरी दिन नहीं है, हम जब चाहें फिर वापस आ सकते हैं। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि हाँ, अगली बार फिर आएंगे। शायद ये केवल एक साधारण वादा था, लेकिन उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। उसकी आंखों में जो खुशी थी वो साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम सब स्मारिका की दुकान की तरफ बढ़े। समय बहुत कम बचा था, इसलिए सब जल्दी जल्दी इधर उधर देख रहे थे। मैं अपने दोस्तों को देख रहा था और सोच रहा था कि कुछ दिन पहले तक हम केवल सहपाठी थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। ये बदलाव किसी सपने जैसा था। दुकान में रखी एक छोटी सी गुड़िया देखकर किसी ने मजाक किया कि वो बिल्कुल हैसोल जैसी दिखती है। सब हंस पड़े।
कुछ ही देर बाद किसी ने याद दिलाया कि हमारे पास केवल 5 मिनट बचे हैं और बाकी सभी पहले ही इकट्ठा हो चुके हैं। हम जल्दी जल्दी बस की तरफ लौटने लगे। बस में लौटने के बाद सब थके हुए थे। कोई खाते खाते सो गया, कोई खर्राटे लेने लगा। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रहा था कि कभी कभी एक साधारण दिन भी ऐसी याद बन जाता है जो पूरी जिंदगी साथ रहती है।